देखो, हम आज जजमेंट राइटिंग को डिस्कस करेंगे कि भाई जजमेंट राइटिंग का जो पोर्शन आता है आरजीएस मेंस में वो करीब 40 नंबर का होता है। और ये 40 नंबर 200 में से होते हैं, यानी करीब 20% पोर्शन आपका यहाँ से कवर होता है। 20% पोर्शन यहाँ से कवर होता है। आगे बढ़ो। अब 20% पोर्शन यहाँ से जब आपका कवर हो रहा है और 200 में से, अब बात है कि ये जो जजमेंट राइटिंग है ये टोटल आपके प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पर क्या है। अब भाई इस पेपर के बाद में तो प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा नहीं। वह 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन इस साल का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो पॉसिबल नहीं है। और जजमेंट डिपेंड किस पे करता है? प्रैक्टिकल नॉलेज पर। और प्रैक्टिकल नॉलेज पर नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं कि फॉर्मेट देखते हैं जजमेंट के, और जजमेंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम उन जजमेंट को करके आते हैं, या तो कोई गाइड से या फिर कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ाता है जो कभी कोर्ट ही नहीं गया। यानी कई बार हमें ऐसे व्यक्ति भी पढ़ाने को मिलते हैं कि जो व्यक्ति कभी कोर्ट में ही नहीं गया। तो जजमेंट राइटिंग के लिए सबसे पहली चीज है सीखने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेसिक्स सीखने पड़ते कि कोर्ट में क्या होता है, थाने पे क्या होता है, ये प्रोसीजर क्या होती है, सिविल की प्रोसीडिंग में कैसे प्लांट तैयार होता है, कहाँ पेश होता है, क्या प्रोसीजर होती है। प्लेंट के बाद में रिटर्न स्टेटमेंट आता है, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद में एक्स्ट्रा प्लीडिंग पेश की जाती हैं, उसके बाद में इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं, इश्यूज के बाद एविडेंस कैसे आती है। इन सब के बारे में आपको अगर नॉलेज है तो ही आप कर पाओगे, और अगर इस बात की नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। नहीं, इसलिए सबसे पहले इसको करने के लिए अगर हम क्रिमिनल की बात करें, और क्रिमिनल लॉ में अगर हमें कोई जजमेंट लिखना है तो हमें किस किस बात का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी क्रिमिनल लॉ की स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स। अगर आपसे भी पूछे कि कहीं पर भी कि क्रिमिनल लॉ की प्रोसीडिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, तो क्रिमिनल लॉ की प्रोसीडिंग एफआईआर से स्टार्ट। यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कहाँ से स्टार्ट होती है? एफआईआर से स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं कि एफआईआर क्या होती है, कैसे रजिस्टर्ड होती है, जब रजिस्टर्ड होती है तो क्या प्रोसेस की जाती है, और फिर उसके बारे में वो सारी बातें आपको जजमेंट में डालनी होती है ना। तो प्रैक्टिकली क्या क्या कैसे कैसे होता है पहले तो हम ये सीखेंगे, और फिर वो जजमेंट में कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम में आता है फिर हम वो सीखेंगे। फिर चार्ज सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रोसीडिंग में चार्ज लगता है और कब जजमेंट होता है ना। तो सबसे पहले क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात करें तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? एफआईआर से हो रही है। एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और किसकी होती है? कोग्निजेबल ऑफेंस की, संज्ञेय अपराध। कोग्निजेबल ऑफेंस कौन सा ऑफेंस होता है? तो कोग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसे फर्स्ट शेड्यूल में कोग्निजेबल बनाया है।
इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, कि इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बताया कि भाई कई जगह तो लाइफ इम्प्रिजमेंट की वो है। जैसे सेक्शन पुराना देखिए, आईपीसी की बात करें 493 आईपीसी और सेक्शन 341 आईपीसी, इनको फर्स्ट शेड्यूल में खोल करके देखो। मोबाइल से खोल लो बेटा, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी। बुक नहीं, चलो दोनों का पनिशमेंट तो देखो बेटा, खोल के आईपीसी में खोल लो। सेक्शन 341 आईपीसी में पनिशमेंट कितना है? सेक्शन 341 आईपीसी में पनिशमेंट कितना है? 1 मंथ। एंड और फाइन कितना? 500 रुपीज। और बहुत। और सेक्शन 493 में कितना पनिशमेंट है? कितना है? 10 years प्लस। ठीक, ये क्या है? नॉन, और ये एक बात क्लियर हो गई कि कोग्निजेबल ऑफेंस होने के लिए सजा से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि ऐसा नहीं है कि जिन अपराधों में ज्यादा सजा है वो कोग्निजेबल, और जिन अपराधों में सजा कम है वहां पर नॉन कोग्निजेबल। 1 महीने के अपराध कोग्निजेबल ऑफेंस है, 10 साल का अपराध कोग्निजेबल ऑफेंस नहीं। इसलिए कोग्निजेबल ऑफेंस क्या है, इसका क्राइटेरिया सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। कोग्निजेबल ऑफेंस का क्राइटेरिया कहां दे रखा है? सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल में उन्होंने 6 कॉलम बना रखे। फर्स्ट शेड्यूल में उन्होंने कितने? 6 कॉलम बना रखे हैं। फर्स्ट कॉलम में इन्होंने दे रखा है सेक्शन आईपीसी के। कौन से सेक्शन? आईपीसी। सेकंड में इन्होंने डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंस, है ना, ऑफेंस के बारे में बता रखा है। फिर थर्ड में इसका पनिशमेंट। फिर उसके आगे नेक्स्ट में इन्होंने बता रखा है कि ऑफेंस कैसा है, कोग्निजेबल है कि नॉन कोग्निजेबल है। ऑफेंस कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल है, कहां दे रखा है? इसके कॉलम नंबर 4 में। ये ऑफेंस कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल है, फोर्थ कॉलम में दिया हो। फिफ्थ कॉलम में इन्होंने दे रखा है कि ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। ठीक। और लास्ट में ये दे रखा है कि इन ऑफेंस की ट्रायल कौन करेगा?
ट्रायल बाय कोर्ट, कि कौन से कोर्ट के द्वारा इसकी ट्रायल की जाएगी ये बता रखा है। यानी टोटल कितने कॉलम दे रखे हैं? 6। तो कोग्निजेबल ऑफेंस का क्राइटेरिया ऑफेंस का पनिशमेंट नहीं है, क्या है? फर्स्ट शेड्यूल है, कि फर्स्ट शेड्यूल में जिस ऑफेंस को कोग्निजेबल ऑफेंस बनाया है वो कोग्निजेबल ऑफेंस। समझ गए? तो इसका क्राइटेरिया कहां दे रखा है कि कोई ऑफेंस कोग्निजेबल है या नॉन कोग्नि। देखो, एफआईआर कौन से मामले में होती है? केवल कोग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती। तो कोग्निजेबल ऑफेंस का क्राइटेरिया कहां दे रखा है? और कोग्निजेबल ऑफेंस की एक खासियत है कि इसमें पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो कोग्निजेबल का क्राइटेरिया क्या है? कि जिसे फर्स्ट शेड्यूल में कोग्निजेबल ऑफेंस बनाया है और जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना, यानी विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकता है, उसे हम कोग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का संबंध किससे है? कोग्निजेबल ऑफेंस। अब कोई भी व्यक्ति, अब एक बात बताओ, जैसे आपने एलएलबी की हुई है, आपको हर अपराध के बारे में पता है क्या कि कौन सा कोग्निजेबल है और कौन सा नॉन कोग्निजेबल? नहीं पता ना। मेरे को भी नहीं पता, इतने साल पढ़ाते हो गए। सारे शेड्यूल मेरे को भी याद नहीं, मोटा मोटा याद है, लेकिन सारी शेड्यूल मेरे को भी याद नहीं है। यानी मेरे को मोटा मोटा याद है, लेकिन सारी शेड्यूल मेरे को याद नहीं, है ना? अब हमने क्या किया? चलो भाई, कोई बात नहीं। अब यहां पर मैं जब एफआईआर रजिस्टर्ड कराने जा रहा हूं पुलिस अधिकारी के पास में, और मैंने कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी है, तो पुलिस अधिकारी उस पर एफआईआर रजिस्टर्ड करेगा। अब मैं इंफॉर्मेशन दो तरीके से दे सकता हूं, एक तो ओरल भी और एक रिटर्न। अगर मैं ओरल उसे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि उस इंफॉर्मेशन को लिखेगा, उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? लिखेगा। और अगर मैं उसे रिटर्न में दे रहा हूं तो ठीक है, रिटर्न में लिखने के बाद में वो पढ़ करके सुनाएगा कि भाई यही दिक्कत है। उसके बाद में उसका एफआईआर रजिस्टर्ड हो, ठीक, जो आपने इंफॉर्मेशन दी। इंफॉर्मेशन के जो कंटेंट्स हैं उसी के आधार पर सेक्शन क्या होता है? आइडेंटिफाई किए जाते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि भाई मेरे बाइक चोरी हो गई, मैंने ये कहा कि भाई मैंने रात को आया, घर के बाहर गेट के पास में मैंने अपनी बाइक खड़ी की, सो गया, और जब सुबह उठा तो मेरी बाइक गायब मिली। कोई अज्ञात चोर उसको क्या कर गया? बाइक को उठा ले गया, चोरी कर ली। तो मैंने क्या बोला? मेरी एफआईआर का कंटेंट्स क्या है कि मैंने बाइक कहाँ खड़ी की थी? घर के बाहर, और घर के बाहर से चोरी हो गई तो सेक्शन 379 आईपीसी का ऑफेंस फाइंड आउट हो गया। और आप ये कहते हो कि मैंने घर पे खड़ी की थी। तो कौन सा हो गया? 380। तो कहने का मतलब जो मैं एफआईआर में कह रहा हूं उसी के आधार पर तय होता है
नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि पुलिस को, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी। क्या पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड करने के बजाय पीआई कर सकती है क्या? पीआई का मतलब होता है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। क्या आप थाने पे गए, थाने वालों ने कहा ठीक है आप दे जाओ, हम देखेंगे और ठीक लगेगा तो रिपोर्ट दर्ज करेंगे, पहले हम इसकी जांच करेंगे। क्या पुलिस एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने से पहले इन्वेस्टिगेशन कर सकती है क्या, जिसको बोलते हैं क्या, पीआई, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन? कर सकती है कि नहीं कर सकती? तो देखो, एक केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। केस का नाम है ललिता, सॉरी, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2012। सुप्रीम, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दी। क्या डायरेक्शन दिए समझना। पहला इन्होंने ये कहा कि सेक्शन 154 सीआरपीसी को आप पढ़ो, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर पुलिस को किसी व्यक्ति ने कोग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी है तो पुलिस की ड्यूटी है कि उसको रजिस्टर्ड करे। वहां पूरे सेक्शन में कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं है, बट वेर यूज नहीं कर रखा। तो पुलिस को अगर कोग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो पुलिस की ड्यूटी है कि वो एफआईआर रजिस्टर्ड करे। फिर उन्होंने कहा कि ये भी नहीं है कि अगर आपके जुडिक्शन का मामला नहीं है तो आप क्या करो, फिर भी एफआईआर रजिस्टर्ड करो, और जो विक्टिम है उसे परेशान मत करो। आप एफआईआर रजिस्टर्ड करो और एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद में जो भी संबंधित जुडिक्शन का पुलिस स्टेशन है उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर को भिजो। लेकिन आपकी ड्यूटी है कि अगर कोग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली है तो आपको एफआईआर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। आप इस बात की पीआई नहीं कर सकते। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो भी करोगे पहले एफआईआर रजिस्टर्ड करोगे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करोगे, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। फिर वो कहा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता तो किस बात का हो सकता है? तो सबसे पहले तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन इस बात का हो सकता है कि कई ने ऐसा एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी जो समझ में ही नहीं आ रही कि कौन सी धारा का ऑफेंस हो रहा है, कि कोग्निजेबल ऑफेंस बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस बात के लिए पीआई की जा सकती है कि कोग्निजेबल ऑफेंस फाइंड आउट हो रहा है या नहीं। पहला किस बात के लिए, कि कोग्निजेबल ऑफेंस के लिए पीआई हो सकती है, ये फाइंड करने के लिए। अगर एफआईआर में डायरेक्ट कोग्निजेबल ऑफेंस फाइंड हो रहा है तो आपको पीआई नहीं कर सकते, लेकिन कि कोग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसकी फाइंडिंग लेने के लिए पुलिस पीआई कर सकती है। दूसरा, कि जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, किसके, करप्शन से संबंधित जो मामले हैं उन मामलों में पीआई होती है। ऐसे तो कोई भी सरकारी कर्मचारी पर जाकर के एलिगेशन लगा दे तो उसके खिलाफ एफआईआर थोड़ी रजिस्टर्ड हो जाएगी। मान लो आपका किसी सरकारी कर्मचारी ने काम नहीं किया, आपने जाकर कह दिया कि साहब रिश्वत मांग रहा था, तो पहले वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि ठीक है रिश्वत मांग रहे थे, पहले आप जाओ उन्हें
रिश्वत दो, फिर हम वहां क्या करेंगे, रेड हैंडेड पकड़ेंगे, तब जा करके हम उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड करें। डायरेक्ट हम क्या नहीं कर सकते, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। पहली बात समझ में आ गई। तो पीआई हम कौन से मामलों में कर सकते हैं? फिर सबसे पहला कि हम ये फाइंड आउट करने के लिए कि ऑफेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दूसरा, भ्रष्टाचार यानी करप्शन के मामलों के अंतर्गत पहले पीआई होती है, फिर एफआईआर रजिस्टर्ड, फिर मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल के नेग्लिजेंस के मामलों में अब मान लीजिए ये बात सही है कि जिसका परिवार का सदस्य एक्सपायर हो गया, और आजकल हॉस्पिटलों की स्थिति आपको पता ही है कि आप किसी को भी 3 दिन छोड़ आओ, नहीं, जैसे वो चाइना में एक दिखाते हैं ड्रकुला, उसके 2 दांत होते हैं, आपको शरीर का कोई भी अंग खुला मिल गया और खून चूस लेते हैं, वैसे बस आप अपने परिवार के सदस्यों को हॉस्पिटल तक पहुंचाओ, बाकी तो फिर वो आपको चूस लेंगे। और फिर वो आपको चूस भी लिया और बाद में पता चला कि परिवार का कैंडिडेट भी जिंदा नहीं है। अब जैसे कल परसों की बात करें कि एक महिला, गर्भवती महिला को ए पॉजिटिव की जगह बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया। मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले टेक्निकल मामले होते हैं, इसलिए इनमें पीआई हो सकती है। एक पारिवारिक मामला, पति पत्नी का मामला, हो गई लड़ाई, पीट दिया, पहुंच गई पत्नी थाने पे, लिख लो रिपोर्ट। तो ऐसे रिपोर्ट लिख दे तो परिवार टूट जाता है। तो वहां पर पीआई कर सकता है कि वाकई में मामला बनता है कि रेगुलर लड़ाई झगड़े का मामला है। नहीं, जहां एफआईआर डिले से है वहां पीआई कर सकता है। भाई एफआईआर का मतलब तुरंत करवाओ, और डिले इसका मतलब कि आप सोच समझ के घड़ के लाए हो राय लेकर के कि किस किस का नाम लिखवाना है। एम्बिग्यूज पैदा होता है कि नहीं होता, डाउट क्रिएट होता है कि नहीं होता है। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, पीआई कर सकते हो। अदरवाइज किसकी, पुलिस की ड्यूटी है कि वो एफआईआर को क्या करेगा, रजिस्टर्ड करेगा। ठीक। अब एफआईआर रजिस्टर्ड कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो एफआईआर मैंने क्या कहा कि या तो ओरल होगी या एफआईआर रिटन। या तो एफआईआर कैसी होगी, ओरल होगी या एफआईआर रिटन। अगर एफआईआर ओरल है तो उसको लिखेगा, और अगर एफआईआर ओरल नहीं है रिटन में, तो रिटन में। अब जब ये एफआईआर दी जाती है कहां पर, थाने में, और एफआईआर रजिस्टर्ड हो रहा होता है, तो इस पर होती है पुलिस पुलिस प्रोसीडिंग, है ना, यानी कार्रवाई पुलिस। इस कार्रवाई पुलिस में क्या होता है, इसमें यह लिखा जाता है कि जो एक्स कंप्लेनेंट है उसने रिटर्न में एक कंप्लेंट कोर्ट में दी, कहां पे, थाने पे दी छोरी, और उस कंप्लेंट के आधार पर कौन सा ऑफेंस फाइंड आउट हो रहा है ना। तो इस एफआईआर में जो पुलिस प्रोसीडिंग होती है उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सेक्शन, कि कौन से सेक्शन का अपराध हो रहा है। ठीक। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है, सेक्शंस के बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है एफआईआर नंबर।
नेक्स्ट क्या आता है? एफआईआर नंबर, कि किस नंबर की ये एफआईआर, किस नंबर की ये एफआईआर। और इसके बाद में जो तीसरा होता है वो, कि इस मामले का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है। जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो एफआईआर में क्या होती है? पुलिस प्रोसीडिंग की जाती है। पुलिस प्रोसीडिंग में तीन बातें लिखी जाती है, कि एक तो कि उस कंप्लेंट के आधार पर कौन सा सेक्शन का ऑफेंस फाइंड आउट हो रहा है, फर्स्ट बात। सेकंड जो बात होती है वो बात होती है कि उस एफआईआर का नंबर। जैसे मान लीजिए अब से पहले 221 हो चुके हैं, तो इसका नंबर क्या होगा? तो इस एफआईआर का नंबर हो गया 224 उस ईयर का। जैसे अब क्या चल रहा है? 2025, 2025 समझ में आ गया? तो अगर ये जुडिक्शन का नहीं है तो फिर ये नंबर नहीं डलता। यहां क्या लिखा जाता है? 0। इसलिए जब जुडिक्शन से बाहर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 0 एफआईआर। आगे बात समझ में? यानी टेरिटरी से बाहर कोई भी या जुडिक्शन से बाहर कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 0 एफआईआर बोलते हैं। वो 0 एफआईआर क्यों बोलते हैं उसका रीजन समझ में आ रहा है? कि इसके आगे 0 लिखा जाता है, यहाँ नंबर नहीं डलता। फिर नंबर कौन डालेगा? जिसके क्षेत्र में। जैसे एक पासपोर्ट का मामला था, पासपोर्ट के मामले में एक व्यक्ति, पासपोर्ट ऑफिसर ने उदयपुर में रिपोर्ट दी। फिर उदयपुर में जुडिक्शन नहीं था, क्योंकि पासपोर्ट कार्यालय कहाँ था? गांधीनगर के जुडिक्शन में। तो उन्होंने मामले को कहाँ भेजा? गांधीनगर। तो गांधीनगर वालों ने एफआईआर को रजिस्टर्ड किया और इन्वेस्टिगेशन। समझ गए? तो और फिर कि उस एफआईआर के जो मामला है उसमें इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन होगा, ये तीन बातें उसमें होती है। ठीक। ये तो किस पर हो गया ये सारी काम? ये जो पेज था ना, कौन सा? ओरिजिनल। इसको बोलते हैं हम ओरिजिनल एफआईआर या मूल एफआईआर। फिर उसके बाद में हम इस एफआईआर की 6 कॉपियां निकालते, 6 या 7 कॉपी। किसमें? एक कंप्यूटर जनरेटेड परफॉर्मा है, उस परफॉर्मा में ये सारी डिटेल डाल करके हम क्या करते हैं? एफआईआर निकालते हैं। ठीक। वो कंप्यूटर जनरेटेड एफआईआर होती है। उसकी एक कॉपी, यानी उन सारी कॉपियों पर हम उससे क्या करवाते हैं? साइन करवाते हैं। और एक कॉपी जो इन्फॉर्मर है उसे निःशुल्क, यानी विदाउट एनी पेमेंट हम उसको दे देते हैं कि भाई आप ये ले जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर एक कॉपी जो होती है वो कहाँ भेजी जाती है? जो जुडिक्शन का कोर्ट होता है उसको भेजी जाती है। अगर आईपीसी का मामला है तो मजिस्ट्रेट को, अगर एससी एसटी का मामला है तो एससी एसटी के कोर्ट को, पोस्को का मामला है तो पोस्को को। यानी उस एफआईआर की कॉपी तुरंत भेजी जाती है। क्यों भाई? 1800 सीआरपीसी कब बनी? 1973 में। और 1973 में हमारे पास क्या था? सारा काम हम कैसे करते थे? एफआईआर वगैरह हाथ से ही लिखते थे, कंप्यूटर कहाँ थे उस वक्त। तो ये मान लीजिए आज एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली, कल को अक्यूज आया और पुलिस से कहे कि भाई साहब कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत महात्मा गांधी का आदेश लो और इस एफआईआर को चेंज कर दो। ठीक है।
वो बुला के उसको कि इसमें ये दो बातें अलग हटा के दूसरी एफआईआर लिख, तो एफआईआर चेंज हो सकती थी कि नहीं? इसलिए उन्होंने कहा कि एक एफआईआर की कॉपी आप एज सून एज पॉसिबल कहां भेजोगे? जुडिक्शन के मजिस्ट्रेट। अब जुडिक्शन के मजिस्ट्रेट के पास जब कॉपी पहुंच गई, तो क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या पुलिस उसको चेंज कर सकती थी क्या? नहीं कर सकती ना। इसलिए ये प्रोविजन किया गया कि एज सून एज एक कॉपी भेजी जाती है सीओ के पास। सीओ का मतलब होता है जो सर्किल ऑफिसर होता है, जो उसकी सुपरविजन अथॉरिटी होती है, किसकी? थाने का, इंस्पेक्टर का। जैसे जो भी डीवाईएसपी और रैंक का अधिकारी होता है उसे क्या लगाया जाता है? सीओ। दो तीन थानों के ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए, है ना? तो उसके पास में भेजी जाती है कि जिससे कि एफआईआर में कोई भी क्या नहीं किया जाए, गड़बड़ नहीं किया जाए। एक कॉपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास में होती है, एक कॉपी जो पुलिस स्टेशन का कार्यालय उसमें रखी जाती है, एक कॉपी प्रोसिक्यूशन को भेजी जाती है। इस प्रकार से ये कॉपियों को डिवाइडेशन करते हैं। तो सबसे पहली बात ये थी कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन समझ में आ गया कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। कि आप थाने पे गए, आपने रिपोर्ट दी, आपका रिपोर्ट का संबंध कोग्निजेबल ऑफेंस से है, तो वो आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड करेगा। एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीडिंग क्या है कि वो क्या करेगा? कार्रवाई पुलिस करेगा, यानी पुलिस प्रोसीडिंग करेगा। और पुलिस प्रोसीडिंग में क्या करेगा? तीन बातें। पहली बात कि कौन से सेक्शन का ऑफेंस फाइंड आउट हो रहा है, दूसरा उसका एफआईआर नंबर क्या होगा, और तीसरा उस मामले के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या होगा। फिर उसकी कॉपियों को क्या किया जाता है? बांटा जाता है। तो सबसे पहला जो आपका जजमेंट का पॉइंट होता है वो इसी के बारे में होता है कि पुलिस की इन जो भी पीड़ित था, विक्टिम था, उसने थाने में रिपोर्ट दी और थाने ने उस पर एफआईआर रजिस्ट्रेशन की। तो आपके चार्ज की पहली प्रोसीडिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग का जो सबसे पहला टॉपिक है वो किससे संबंध में है? एफआईआर रजिस्ट्रेशन से। तो पहली बात शुरू हो गई, समझ में आ गई कि आपका इन्वेस्टिगेशन के लिए या कोई भी पुलिस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए क्या जरूरी है? एफआईआर का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब ये जो एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, इसका अब हीरो कौन हो गया? सलमान खान, चुलबुल पांडे, वो हो गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर। कोग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन क्या थी? कि फर्स्ट शेड्यूल में जिसे कोग्निजेबल बनाया गया और पुलिस वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है, वो मामले कोग्निजेबल ऑफेंस होता है। यही है। तो अब पुलिस, ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहता है। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करना चाहता है? इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहता है। तो क्या इसे किसी कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत है क्या? कि पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ जाए, उसको सल्यूट करे और कहे कि साहब एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है जिसमें मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं, उसकी कॉपी आपके कोर्ट में आई हुई है, एक बार उस कॉपी को देखो और मेरे को बताओ कि मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करूं, कभी कुछ दिन आराम करूं। तो इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशंस मीन कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी साक्ष्य का संकलन। कि इस मामले में अब जैसे मान लीजिए
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जैसे कैसे एविडेंस कलेक्ट करता है उसकी बात करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि इस एक्स ने वाई के साथ में क्या किया, मारपीट की, चोटकारी थी उसकी। ठीक। और इस बात की एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। एक्स कोर्ट में वहां गया और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि साहब मेरे साथ में वाई ने मारपीट की। तो सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। कौन से सेक्शन में होगी? सेक्शन 154 में होगी। और एफआईआर में जो आईपीसी के सेक्शन बनेंगे, सेक्शन 141। अगर सिंपल चोट है तो 323। हम सबसे छोटी की बात करते हैं अभी। ठीक। एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। उसके बाद में कहा कि भाई साहब ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? भाई सबसे पहले तो इसकी पट्टी करवाएगा कि नहीं करवाएगा? भाई मारपीट हुई है तो उसका मेडिकल करवाएगा कि नहीं करवाएगा? बाकी सब बाद में। पहले इमरजेंसी किस चीज की है? मेडिकल की। तो ये इसे लेकर के डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर को एक रिटर्न में देता है, एक लेटर। और उससे ये कहता है कि भाई साहब इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कीजिए। और ये हमारे एक मामले के अंतर्गत विक्टिम है। तो इंजर्ड पर्सन का सबसे पहले क्या कराता है? मेडिकल करवाता है। मेडिकल के बाद में जो रिपोर्ट तैयार होती है, देखो, आप किसी डॉक्टर को दिखवाते हो तो डॉक्टर की जो भी पर्ची होती है उसके नीचे लिखा होता है कि नॉट यूज इन मेडिको लीगल पर्पज, कि आप इसको किसी केस में यूज नहीं ले सकते। मेडिको लीगल पर्पज के लिए यूज करने के लिए जो ऑथराइज डॉक्टर है वो ही रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एमएलआर। क्या बोलते हैं? एमएलआर। इस एमएलआर का मतलब होता है मेडिकल लीगो रिपोर्ट। आगे बात समझ, यानी यही एडमिशनेबल है। ठीक। और दिस इज एक्सपर्ट ओपिनियन और दिस इज कोरोबरेटिव एविडेंस। तो सबसे पहले इसने क्या लिया? पहला कोरोबरेटिव एविडेंस लिया, किसके साथ पिटाई हुई है, इसका एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी मेडिको लीगल रिपोर्ट। फर्स्ट। सब क्या हो गया? फर्स्ट कि मेडिकल लीगल। फिर उसके बाद में ये क्या करता है? जो कंप्लेनेंट है, अगर उसकी मानसिक स्थिति अच्छी हो, मान लो पिटने के बाद हर की मानसिक स्थिति ठीक थोड़ी रहती है। अगर मानसिक स्थिति ठीक है पिटने के बाद भी, तो फिर इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है कि भाई क्या बात हुई थी। और ये स्टेटमेंट कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? 161 सीआरपीसी में इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं। और नई बीएनएस में होते हैं सेक्शन 180 बीएनएस। इसके क्या होते हैं? स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, जिसमें जो इसने एफआईआर बताई है उसी को करीब करीब ये क्या करता है? कोरोबरेट करता है। फिर उसके अलावा कुछ व्यक्ति जिन्होंने ये बात देखी है उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। उनके क्या कर रहा है? स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है। ये सारे जो भी स्टेटमेंट हैं इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एविडेंस। क्या बोलते हैं? ठीक।
फिर उसके बाद में किस जगह घटना हुई, उस घटना पर जाकर उस घटना का इंसिडेंट प्लेस का मैप तैयार कर, इंसिडेंट प्लेस का क्या करता है, मैप तैयार करता है। दिस इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। क्या बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इंसिडेंट्स प्लेस का क्या करता है, इंसिडेंटल प्लेस का है ना, मैप ऑफ इंसिडेंटल प्लेस, ये क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। आगे बात, पहला क्या था, एक्सपर्ट ओपिनियन, दिस इज एक्सपर्ट एविडेंस, फिर डायरेक्ट एविडेंस, फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक। अब जैसे मान लीजिए मारपीट की घटना है, उसने कहा साहब मेरे साथ मारपीट हुई, दो व्यक्तियों ने भी कहा कि मारपीट हुई, मेडिकल रिपोर्ट में भी ये आया कि इसके चोट आई हुई थी, इंसिडेंट प्लेस भी कंफर्म किया, विटनेस ने भी कंफर्म किया कि इसी जगह पीटा था। इससे ये बात साबित हो रही है कि नहीं हो रही है कि भाई एक्स ने वाई के साथ मारपीट की। ठीक। तो इस प्रकार से जो एविडेंस का कलेक्शन होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब जैसे मान लीजिए ये इसने एविडेंस कलेक्ट किए, आगे बात समझ में, क्या क्या कर लिए, कि भाई एक तो इसकी एफआईआर की कॉपी हो गई, है ना, एक मेडिको लीगल रिपोर्ट हो गई, एक ये स्टेटमेंट हो गए, इंसिडेंट प्लेस का मैप हो गया, ये सारी चीजें मिलकर के क्या हो गई, एविडेंस हो गई। अब इनको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में ये आयोग अपने सारे एविडेंस को लेकर के जाता है किसके पास, एसएचओ के पास। ठीक। चार्जशीट कोर्ट में हमेशा कौन पेश करता है, एसएचओ। अब ये जो एविडेंस इसने कलेक्ट किए हैं ये एसएचओ के पास लेके जाता है, तो एसएचओ दो प्रकार के डिसीजन लेता है, कि क्या ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, कि ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा है। अगर ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा है तो इस बात के लिए ये डिसीजन लेता है सेक्शन 169 और 169 सीआरपीसी, और सेक्शन 188 बीएनएस, ये कंफर्म करता है वाकई में इन्वेस्टिगेशन से अपराध बनता, नहीं बनता है तो फिर ये क्लोजर रिपोर्ट का डिसीजन लेता है 169 में, अदरवाइज 170 में ये क्या करेगा, अदरवाइज 170 में ये डिसीजन लेता है चार्जशीट पेश करने। तो एक चीज समझ में आई कि पहली चीज तो एफआईआर कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, और दूसरी बात इन्वेस्टिगेशन कैसे। अब ये तो हमने देखो एक सिंपल सा इन्वेस्टिगेशन देखा था कि कैसे कलेक्ट, बड़े मामले में इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कैसे कलेक्ट होता है ना, ये हम कल देखेंगे कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट के बाद क्या प्रोसेस होती है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हम कल देखेंगे, है ना। आज हमने एफआईआर देखी है, और इन्वेस्टिगेशन का एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ एविडेंस कैसे किया,
ये दो बातें हमने थी। कल हम इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा और ढंग से देखेंगे कि जिस मामलों में रिकवरी होती है, जिन मामलों के अंतर्गत अरेस्ट होता है, अरेस्ट के बाद की प्रोसेस क्या होती है, वो सारी चीज है ना।